नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज मेरे खास मेहमान हैं जाने माने अभिनेता पद्म भूषण से नवाजे गए अनुपम खेर। स्वागत है आपका। थैंक यू। 25 फिल्मों में आपके साथ काम कर चुके कादिर खान ने आपको पद्म अवार्ड मिलने पर ट्वीट किया, ये कहते हुए जानते हुए कि आखिरकार मोदी की तारीफ करने के अलावा, मोदी जी की चमचागिरी करने के अलावा अनुपम खेर ने किया क्या है कि उन्हें इस साल पद्म अवार्ड दिया जाए। काफी परेशान है वो आपसे, आपके पुराने दोस्त। बेचारे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। फिल्मों में जब मैं आया तो मेरे बहुत सीनियर थे, मैंने 25 फिल्मों में मैंने उनसे काम किया है और उन इज्जत को बड़ी की कंग्रेचुलेशन दे ही रहा हूं आपको, मुबारकबाद। बड़ा जबरदस्त तमका लगाया। ये देखिए, ये है शान। बहुत खूब। तो इस शान को मैं कादर खान साहब के कमेंट से बर्बाद नहीं होने दूंगा। कादर खान साहब को लगता है कि अगर वो किसी की तारीफ़ करके अवार्ड ही मिलता तो उनको 25-40 साल से किसी की तारीफ़ करते रहना चाहिए था, उनको मिल जाता। पर आई थिंक दैट ही डिज़र्व्स Padma Award and I think the government should consider his name for Padma Awards 100% because his contribution to cinema बहुत कमाल की है। उन्होंने फिल्में बहुत लिखी हैं, अभिनय किया है, थिएटर के एक्टर हैं। बट मैं उनकी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। कभी कभी क्या लगता है कि दूसरे को मिलता है तो अंदर से तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ को मैं भी समझता हूँ, मैं भी एक्टर हूँ। मतलब कभी कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। आपके ही एक पुराने ट्वीट का हवाला दिया जा रहा है। आपके विरोधी आजकल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो गए, आपने देखा ही होगा। आपने 2010 में अनुपम खेर साहब एक ट्वीट किया था कि हमारे देश में जितने भी अवार्ड्स का सिस्टम है वो एक मजाक सा हो गया, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इनमें। नेशनल अवार्ड्स हो, फिल्म अवार्ड्स हो या फिर पद्मा अवार्ड है। वो कह रहे हैं कि जब आपको अवार्ड नहीं मिला तब आपको बड़ा परहेज था, तब आपको बड़ा पेट में दर्द हो रहा था कि दूसरों को मिल रहा है, अब आपको मिल रहा है तो आप बड़े खुश हो। नहीं, उसका एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था 2000 में। क्या है कि ये तो प्रोफेशनल ट्रोलर्स हैं। हर ऑफिस में आजकल, हर पार्टी में कोई ना कोई 15 लोगों का एक यूनिट बैठता है जो ये ढूंढता है कि चलो इसकी ऐसी तैसी कैसे की जाए। तो वो उनका प्रोफेशनल काम है। अब जैसे मेरा एक्टिंग करना काम है, आपका एंकरिंग काम है। ये वो शख्सियतें हैं या लोग हैं जो बैठते हैं और सोचते हैं कि निकालें कुछ मसाला इसके लिए। पर ये आप ही का मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए पहले मैं उनके बारे में तो बोल दूँ ताकि सो दैट वी नो दैट हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, कि इनकी औकात क्या है। इनकी औकात ये है कि ये 2010 में जो मैंने ट्वीट किया था, शायद आपको पता होगा, उस दौरान एक ऐसी शख्सियत को पद्म भूषण मिला था जिसके खिलाफ काफ़ी केस चल रहे थे, जिसको हिंदुस्तान में आने की आज्ञा भी नहीं थी। तो उसका नाम ना लेते हुए मैंने तब ट्वीट किया था। लेकिन आप ये बात मानेंगे, अगर विरोधी कहते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जो सरकार के पक्ष में खड़ा नजर आता है, सरकार अमूमन राष्ट्रीय सम्मानों से उसी को सम्मानित करती है। तो फिर ऐसा भी होता है कि मतलब जो सरकार के मौजूदा उस सिचुएशन में सेंसर बोर्ड का चीफ बनाया दिया जाता है, जब दूसरी सरकार आती है उसको निकाल दिया जाता है। ये भी वास्तविकता। हाँ, तो ये वास्तविकता होगी। अगर ऐसा हो सकता है, मतलब मैं इसमें तो नहीं, ऐसा हो सकता है। पर क्या आपको लगता है कि ये सही है? मुझे लगता है कांग्रेस को मुझे देना चाहिए था, क्योंकि अगर मैंने 497 फिल्में की हैं और उसमें से बहुत अंतर्राष्ट्रीय फिल्में की हैं, ऑस्कर की फिल्में की हैं, पिछले 10 साल से मैं स्कूल चला रहा हूँ, हर किस्म का अवार्ड मुझे मिल चुका है, तो उनको देना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं दिया? उन्होंने शायद उन्होंने मुझे इस काबिल ना समझा हो, या आपने उनकी जिस तरीके से आपने मोदी सरकार की हाल में तारीफ की, आपने उनकी तारीफ नहीं की, इस वजह से। वो तारीफ के काबिल हो जाएंगे तो उनकी भी कर दूंगा। आपको लगता है कि मोदी सरकार तारीफ के काबिल है, उनकी सरकार तारीफ के काबिल नहीं थी? आई डोंट थिंक इन द लास्ट नहीं, आई डोंट थिंक इट्स एसोसिएटेड, ये जुड़ा हुआ नहीं है। उनके मन में ये बात नहीं आई होगी कि मतलब, पर ये है कि उन्होंने निकाला ज़रूर था मुझे, बट उसके मन में बहुत शुरू में मलाल था। मुझे लगा था कि मेरी नियुक्ति इस बात से हुई होगी कि मैं शायद सिनेमा के बारे में कुछ समझता हूँ। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये लोग पूछते हैं कि पहले तो अनुपम खेर जाने जाते थे एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पे, अभी भी आप बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, आपका प्ले हमने हाल ही में देखा, लेकिन अब आपकी एक नई पहचान बनी है एक मोदी समर्थक के तौर पे। पहले तो आपकी पत्नी थी पॉलिटिक्स में, बीजेपी की, वो चंडीगढ़ से सांसद है। अब लोग कह रहे हैं कि लगता है अनुपम खेर भी राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए इतनी दाल गला रहे हैं। मोदी समर्थक होने के बाद मैं देश समर्थक हूँ, देश के बारे में बात करता हूँ। और पॉलिटिक्स के बारे में आप आजकल ज्यादा बोलते हैं, पहले जो ज्यादा विवादास्पद मुद्दे थे उनके बारे में अभी तक कहाँ बोलते हैं? सर, पहले सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। नहीं, मैं 25 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं तो 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं। 3-4 साल से ही तो तकलीफ हुई है, पिछले 2 साल से तो तकलीफ हुई है सबको। जब से सरकार हुई है तब से ही अवार्ड, वापसी, इंटॉलरेंस, ये वर्ड्स तभी से शुरू हुए हैं। तो जब इस तरह के कोई शब्द, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, आप तो थे वहाँ पर, मैं ही गया था। आई थिंक आई वाज द ओनली एक्टर हु पार्टिसिपेटेड इन दैट। एट दैट टाइम इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जबकि मैं पूना में शूटिंग कर रहा था, मुझे मनीष सिसोदिया साहब, जिनको मैं जानता तक नहीं था, उनका मुझे एक मैसेज आया कि बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे इस मंच पर आएँ। आप केजरीवाल से इम्प्रेस थे उस दौर में? Of course, I think everybody, with the whole people were impressed. और आज की तारीख में
टुडे इज अ पॉलिटिकल लीडर लाइक एनी अदर लीडर। नहीं, जैसे आप मानते हैं कि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप मानते हैं कि केजरीवाल भी अपनी सरकार को अच्छे से चला रहे हैं? मैं दिल्ली में नहीं रहता इसलिए मुझे पता नहीं है। अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। डिबेटेबल। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता केजरीवाल सरकार? I don't think that there is a point in talking about Mr. Kejriwal right now, because now he's a typical political leader like any other political leader who does things to please people. मोदी जी ऐसा नहीं करते? I don't see it like that in Modi ji. आपको लगता है कि वो राजनीति से एक कदम ऊपर है? मुझे लगता है कि वो देश के बारे में बहुत बात करते हैं, और मुझे उनकी हमेशा आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो नॉलेज है देश के बारे में, जब मैं उनकी इलेक्शन स्पीचेज जो पढ़ता था, मैंने किसी राजनेता को इतनी नॉलेज से बात करते नहीं देखा, किसी को भी नहीं। अभी हाल में उन्होंने सूफी फेस्टिवल में जो बात की थी, आई Muslim scholars भी I'm sure were very impressed about it. So whenever a person who talks about the country with so much of knowledge and wants to promote the country, केजरीवाल साहब मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर नारंग के पास नहीं गए हैं, मगर वो बाकी जगह पहुंच गए थे। तो मोदी साहब भी नहीं गए डॉक्टर नारंग के पास, ना ही उनकी सरकार कोई मंत्री गए। मोदी साहब तो बाकी जगह भी नहीं गए ना, मगर केजरीवाल साहब तो बाकी जगह पहुंच गए थे, हैदराबाद पहुंच गए थे, हैदराबाद पहुंच गए थे, और भी शायद एक दो जगह JNU भी पहुंच गए थे। तो मतलब ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट केजरीवाल साहब, आई एम श्योर ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क। लेकिन 2 साल हो गए लगभग मोदी सरकार को, आपके हिसाब से क्या सबसे अच्छा फैसला अब तक मोदी जी का रहा है जो कि आपके हिसाब से देश को फायदा पहुंचा? आई एम नॉट अ डिफेंडर ऑफ बीजेपी और मोदी साहब। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं देश विदेश में घूमता रहता हूँ। द परसेप्शन ऑफ इंडिया हैज़ चेंज जब से मोदी सरकार है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। उनको लगता है कि जो मोदी जो हैं एक इंटरनेशनल लीडर की हैसियत से बाहर आए हैं, वो देश के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों ने इंडिया गेट से स्वच्छ भारत की या बेटी बचाओ की या महिलाओं के लिए शौचालय की बात की थी, कितने लोगों ने की है ये, और उसके साथ हो भी रहा है। मैं आपका इसी सवाल का दूसरा पहलू पूछता हूँ, क्या मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में किया जिससे आप असहमत हैं? आई डोंट थिंक उन्होंने कश्मीर के पंडितों के लिए अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट स्टेप लिए हैं। आई पर्सनली फील वो किसी भी सरकार ने नहीं लिए हैं, एंड आई एक्सपेक्ट देम। क्या आपको लगता है कभी वापस जा पाएंगे कश्मीरी पंडित? क्योंकि खुला ऑफर है उनको जाने का, लेकिन कोई ये हिम्मत नहीं कर पा रहा, कोई ये सोच नहीं पा रहा कि वहाँ पे जाके हम लोग महफूज होंगे। बिकॉज विदाउट सिक्योरिटी जिन हालात में हमको निकाला गया है, या जिन हालात में हमारे घर वालों को निकाला गया, वो हालात नॉर्मल थोड़ा थे। धक्के देकर, गाली देकर, मर्डर करके, बलात्कार करके, ये बात मुझे आपसे पूछनी होगी, क्योंकि जब आपने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बोला, आपके विरोधियों ने, और एक बार मैंने फिर से कहा कि आपके विरोधियों की संख्या लगातार आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरी तारीफ करेंगे ना, विरोधियों की बात बार-बार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आप तो कभी कश्मीर में रहे ही नहीं, आपका कभी वहां से विस्थापन नहीं हुआ, आप हिमाचल में बड़े हुए, वहीं पे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर आप मुंबई चले गए, वहां पे आपने फिल्मों में एक्टिंग की। तो कहा ये सब तो ठीक है, कश्मीरी पंडितों की बात करना, नेतागिरी करना, लेकिन आप कश्मीरी पंडित तो हैं, लेकिन आप थोड़ी वहां से निकाले गए, आप कैसे कर रहे हैं? ये आपके विरोधियों का आप पर सवाल है। किसी को डिफेंसिव करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि उस पर इल्ज़ाम लगा दो, उसका काम रह जाएगा फिर उनको प्रूव करना। तो ना मैं आपको खुशी देना चाहता हूँ, ना मैं उन लोगों को खुशी देना चाहता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हिंदुस्तान से बाहर रहता है? पहली बात तो मैं बहुत लोग रहते हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो आप उनको कहेंगे आप तो यहाँ रहते नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर में मैं शिमला में पैदा हुआ, मगर मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे को एड्रेस याद है ना बचपन से ना, 84 करण नगर, श्रीनगर, हब्बा कदल, नई सड़क, ये सबको पता है। ये बोलते हैं कि मैं कश्मीर में नहीं रहा, भैया मैं रहा। मैं 22 साल 22 साल रोज 3 महीने, हर 3 महीने के लिए जाता था छुट्टियों में नेशनल स्कूल में। मेरे आप नहीं रहते थे बाकी वक्त आप मुंबई में रहते थे। अगर मेरे ताया जी को, मेरी मासी को, इनको मार के, या इनके मेरे भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को मार के, चाहे वो टपलू साहब हैं, चाहे टिक्कू साहब हैं, चाहे राणा साहब हैं, चाहे कौल साहब हैं, इनको मार के, या हमारी उस कम्युनिटी की लड़कियों को बलात्कार करके निकाला गया, तो क्या मैं तभी हकदार बनता हूँ? हक है आपको बोलने। तो बस फिर वही इम्पोर्टेंट है। क्या मैं तो 1947 में यहाँ नहीं था, मैं तो 1975 की इमरजेंसी पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 20 साल का था, मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, मगर आज हम उसकी बात करते हैं। कुछ लोग तो अभी तक अटके हुए हैं। नहीं, मेरी तो दूसरी सोच है कि कम से कम कोई आवाज उठा तो रहा है। हाँ, तो ये सेलिब्रिटी जिसकी आवाज लोग क्या हो गया है आपको, आप नए अनुपम खेर के बारे में मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या हो गया है और ये क्यों उभरा। मुझे लगता है कि बिकॉज सबको लगता है यार ये तो एक्टिंग करता है,
बाकी हमने ये माहौल क्रिएट कर दिया है कि अवार्ड वापसी पे बहुत सारे लोग वापस करवा दो, इसको अवार्ड करा दो, इससे बुलवा दो इंटॉलरेंस है, इससे बुलवा दो देश में अशांति फैली हुई है, इससे मिला दो, ये कर दो, यहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो चलो इकट्ठे मिल जाओ और बोल दो मोदी 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 गड़बड़ है, मोदी गड़बड़ है। उस बीच में एक आदमी ने, जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी बोलने की, उसने बोलना शुरू कर दिया। अब चाहे वो ये कह दीजिए कि मेरी एक क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर, मेरी एक क्रेडिबिलिटी, मैं आपकी बहुत सारी डिबेट्स में आया हूँ, मैं डिबेट्स में बोलता हूँ, कितने एक्टर्स जो हैं या कितने फिल्म वाले अपने कुकून से निकल के इस बारे में बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए क्या, लेट मी फिनिश दिस। तो उस दौरान ये एक आदमी आके इसने इंडिया के बारे में मार्च निकाल दिया, तो इसको अब इसको डिस्क्रेडिट करो। पर मुझे ये बताइए क्या, जब से आपने इंटॉलरेंस पे बोला है, आपने एक तरीके से शाहरुख खान, आमिर खान ने जो कहा उसके विरोध में, उसके खिलाफ बोला, नाम नहीं आपने दिया, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने उन्होंने जो एक पॉइंट दिया उससे एकदम जुदा पॉइंट बोला। उसके बाद आपकी आमिर और शाहरुख से मुलाकात हुई? हाँ, बड़ी अच्छी तरह मुलाकात। क्या कहा उन्होंने कि हमारे खिलाफ क्यों बोला, कहा उन्होंने? नहीं, आम फिल्मों में और पत्रकारों में इस तरह की बातें आमने सामने की नहीं जाती है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं। आई डोंट थिंक एनी रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मन में तो मलाल होगा, खेर साहब क्यों आपने हमारे खिलाफ? तो आई थिंक दे शुड टेल मी। ऐसा शाहरुख ने तो नहीं कहा था, ना ही मुझे आमिर भी 2-3 बार मिला था और बहुत अच्छी तरह से मिला तो था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रपिता पर जो इतनी बड़ी बहस छिड़ी है उस पर अनुपम, कई लोगों ने, बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि भारत माता की जय लोगों को कहना चाहिए, और जो ना कहे, जो कहे कि मैं नहीं कहना चाहता, वो देशद्रोही है। क्या आप सहमत हैं? नहीं, आई डोंट थिंक दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इट टू ओनली संघ और बीजेपी। आई थिंक एवरी नेशनल पार्टी शुड से दैट दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। नहीं, बोलना तो चाहिए अमूमन, लेकिन जो नहीं बोलना चाहता उसका क्या? असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, इसलिए नहीं कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई जबरदस्ती नहीं करो, जय हिंद बोल दें, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दें। नहीं, वो तो बोलने को तैयार है, लेकिन लोग कहते हैं कि मोहन भागवत ने जो 3 मार्च को एक पब्लिक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए भारत माता की जय बोलने की। नहीं, आई डोंट थिंक मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, बट उनकी बात में दम बहुत है। अब जस्ट बिकॉज भारत माता की जय बोलने में क्या परेशानी है? रहमान का जब गाना चलता है, माँ तुझे सलाम, AR रहमान का, क्या भावना जागती है? वो भी तो माँ के बारे में, मतलब भारत माता के बारे में ही गा रहे हैं ना। बट जो नहीं बोलना चाहते उनको वी लिव इन अ फ्री कंट्री। कहीं ना कहीं लोगों पर अब जबरदस्ती करके कहा जा रहा है कि आप बोलिए। इसमें क्या जबरदस्ती है? असेंबली में वारिस पठान नाम के विधायक को निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो ये बोलने को तैयार नहीं था भारत माता की जय। नहीं, आई डोंट थिंक करना चाहिए था। आई डोंट थिंक जिसकी जो नहीं बोलना चाहते उसको बोलने को मजबूर किया जाए। मेरे पर्सनल हिसाब से भारत माता की जय, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सब एक ही बातें हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस इन दिस। अब ये भारत माता की जय पर ही कोई अटक जाए तो बात अलग है, बट ये सब बाकी चीजें भी देशभक्ति की बातें हैं। लेकिन इस वक्त आरोप ये लग रहा है कि एक परिभाषा सब पर लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए डिबेट तो इस बारे में। इस बात में मैं आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बहुत आशावादी आदमी हूँ। मैं बुरी बात में भी कोई अपने लिए अच्छी बात ढूंढ लेता हूँ। जैसे आपने कादर खान साहब से शुरू किया, मुझे लगा कि कादर खान साहब की बात का भी जवाब देना ज़रूरी है। अगर आज क्या क्या चीज़ों पे डिबेट हो रही है, दिस इज़ with the tolerance and intolerance we discovered also that the majority of India, which is 99% of India, do not think India is an intolerant country. तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों पे बहस होनी शुरू हो रही है तो why not? अब ओवैसी साहब बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलना है, तो उनको दुनिया ने आई थिंक जवाब दिया। आप और मैं तो ट्विटर पे बहुत सक्रिय हैं ना, आपने देखा होगा कि क्या उनको लोगों ने जवाब दिया। नहीं, क्या लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो कह रहा है कि सही तो कह रहे हैं ओवैसी साहब, उनकी वोट बैंक की नजरों में उनका जो स्टीम है वो बढ़ चुका है। शायद उन्होंने बोला ही फिर वोट बैंक के लिए होगा। आई पर्सनली फील, मैंने 2-3 बार ओवैसी साहब को सुना है, मुझे अच्छा लगा है उनका व्यक्तित्व अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बातें करते हैं। एंड ही इज़ ए वेरी फोकस्ड पर्सन। सो आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेडिट हिम बाय सेइंग दैट अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, भारत माता की जय नहीं बोला, कोई बात नहीं। आई एम श्योर अपने मन में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते होंगे, अपने मन में जय हिंद बोलते होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? उनको इस बात में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आप भारत माता की जय ही बोलें, क्योंकि मुझे लगता है ये चारों नारे जो हैं, 4-5 नारे जो हिंदुस्तान के बारे में, जिंदाबाद वो बोलने को तैयार है, भारत जिंदाबाद। तो किसी ने उनको कुछ कहा थोड़ा है? नहीं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जो नहीं बोलेगा हम उससे बुलवाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता ने तो ये तो कह दिया कि जो नहीं कहना चाहता वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। कितने लोग अंदर कर दिए किसी ने यार, ऐसा तो नहीं। बट जब आप इंटॉलरेंस की बात करते हैं, ये कहना कि अगर आप ये नारा आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहता छोड़ दीजिए, मैं सहमत हूँ इससे, लेकिन बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि आप नहीं कहना चाहते तो उसको छोड़ के हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। Why don't you talk about what
Mr. Rajnath Singh says, what Sushma Swaraj, who is doing amazing work, पीयूष गोयल साहब हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, मतलब कितने सारे लोग कितनी अच्छी बातें और कितना अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं. आई एम श्योर. प्रॉब्लम विद कांग्रेस इज दैट दे हैविंग सच वंडरफुल लीडर्स, दे स्टिल वांट टू प्रोजेक्ट ओनली वन पर्सन एज द लीडर. अगर आप राहुल गांधी से मिले, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैं उनको ये सलाह दूंगा, अगर आपने अच्छा किया, आपने मुझसे पूछा, मैं कहूँगा फॉलो योर इंस्टिंक्ट. आई थिंक इज़ ए वंडरफुल पर्सन. आई थिंक इज़ अ वेरी, मुझे उनको देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गंदगी है, बट उनको अपने हिसाब से सोचने पर बोलने को नहीं दिया. उनकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं निकाल रही. सब लोग उनको इतना समझा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना है. तो मुझे लगता है कभी कभी ही इज़ अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, बट इफ़ यू अलाउ हिम टू ग्रो इन हिज ओन पर्सनैलिटी. क्योंकि आप पर्सनैलिटी गुरु भी हैं, लोगों को मोटिवेशन की कोचिंग भी देते हैं. क्या आपको लगता है कि राजनेता बनने का जो मादा होना चाहिए उनमें है? क्या 100% है, 100% है. बट ओनली प्रॉब्लम इज, मुझे लगता है उनको अकेला छोड़ देना चाहिए. अच्छा, आखिर में सर मुझे ये बताएं कि बस आखिर हो गया. हाँ, मैं ना यहाँ गया था पार्लियामेंट, जब बजट सेशन चल रहा था, वहाँ ये बड़ी जबरदस्त खबर उड़ी हुई है कि अनुपम खेर राज्यसभा आ रहे हैं. नहीं तो बीवी लोकसभा में और पति राज्यसभा में. क्या बात है, मजा आ जाएगा. एक के साथ एटलीस्ट आई विल गेट टू मीट माय वाइफ. इसी बात एटलीस्ट मुलाकात तो होगी. नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, ना ही मुझे किसी ने ऑफर किया. यस, आई ऑफर तो क्या होगा, माने ना माने ऑफर तो क्या होगा. मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, बताइए. आप मुझे एक रीजन दीजिए कि मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ. नहीं, मैं जान रहा हूँ कि जब तक खबर पुश नहीं हुआ था तो लोग बताते नहीं. खबर तो वही, खबर वो नहीं है जो अफवाह हो, खबर वो जो सच है. तो अभी सच नहीं है. आप ऑफर मिला तो आप जाएंगे? अगर मुझे नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी ऑफर मिले मैं नहीं जाऊंगा. तो yes, अगर आपको राष्ट्रपति नॉमिनेट करें जो आर्टिस्ट का साइंटिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो आई विल थिंक अबाउट इट. बट राइट नाउ आई हैव नो प्लान्स ऑफ डूइंग जॉइनिंग पॉलिटिक्स एट ऑल. आई एम हैप्पी टू बी पद्म भूषण अनुपम खेर. मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर. थैंक यू. तो ये थी अनुपम खेर से आज की सीधी बात. ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए dे सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात. तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.